हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं वन लाइनर क्विज और आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट किया था जिसके अंदर कुछ हमने फिजिक्स के क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम इस पार्ट के अंदर भी जो जनरल साइंस का सेकंड पार्ट है इसके अंदर भी हम कुछ क्वेश्चंस जो है फिजिक्स के लेने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस जो हैं आपके जो वन डे एग्जाम्स हैं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी या और भी स्टेट के अदर एग्जाम्स जो होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन या एसएसबी एसएससी इन्वॉल्व रहता है, तो वहाँ के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, जो कि है हमारा जनरल साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन। तो जनरल साइंस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल रिक्वायर्ड टू अचीव द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो एंगल चाहिए होता है वो होता है 45 डिग्री। देखिए, मतलब प्रोजेक्टाइल का मतलब यहाँ यह हो गया कि आप कोई भी चीज़, जैसे आप प्लेन पर हैं, कोई भी चीज़ आप थ्रो करते हैं, यहाँ से फेंकी, जैसे कोई बॉल आपने यहाँ पे खड़े होकर फेंकी, तो उसको 45 डिग्री एंगल से, अपने हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल से आप फेंकते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो कवर करती है लॉन्ग रेंज। ठीक है, तो ये एंगल क्या होता है, 45 डिग्री एंगल होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। व्हाट डज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करता है इनर्शिया को। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करता है इनर्शिया को। अगर जो हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो डेफिनेशन ये कहती है कि एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट or in uniform motion in a straight line unless compelled to change its state by the action of external force। देखिए, न्यूटन का जो पहला लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी बॉडी है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये मूव कर रही है, तो ये कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहेगी जब तक इस पर कोई एडिशनल फोर्स, ठीक है, कोई वेट का फोर्स या कोई एडिशनल फोर्स इसको रोके ना। ठीक है, या फिर कोई ऐसी बॉडी जो रेस्ट की कंडीशन में है, रुकी हुई है, जब तक उस पर कोई एडिशनली फोर्स ना लगाया जाए तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी, अपनी पोजीशन क्या रहेगी, स्टैटिक रहेगी। तो ये लॉ कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का, जो कि इनर्शिया के बारे में बात करता है, डिफाइंस द इनर्शिया। ऑन व्हाट प्रिंसिपल द वॉशिंग मशीन इज बेस्ड। देखिए, वॉशिंग मशीन का जो प्रिंसिपल है, किस सिद्धांत पर ये काम करती है, तो ये इससे रिलेटेड ना, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बिहार बीएससी, जो बिहार पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर वॉशिंग मशीन काम करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब आपने वॉशिंग मशीन में देखा होगा, ये आपकी वॉशिंग मशीन है, तो अंदर जब आप कपड़े डालते हैं तो कपड़े जो है वो इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है, मूव करती है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाई इट इज हार्ड टू वॉक ऑन अ स्नो देन वॉक ऑन द रोड। स्नो पर चलना कठिन है रादर देन रोड पर, क्यों, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि स्नो पर जो फ्रिक्शन है, देखिए चलने में हमें कौन मदद करता है सबसे ज़्यादा, फ्रिक्शन, घर्षण कहते हैं जिसे हिंदी में। तो स्नो पर जो फ्रिक्शन है वो क्या है, कम है। यहाँ पर स्नो पे फ्रिक्शन कम है, रोड पर फ्रिक्शन जो है वो क्या है, ज़्यादा है। जहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर आपको चलने में, वॉक करने में या दौड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन कम है जिसकी वजह से स्नो पे कम चलने में, मतलब चलने में दिक्कत होती है रादर देन द रोड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, देखिए एक आपको स्टेटमेंट याद होगी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इसकी अगर मैं बात करूँ इसका आंसर होगा, कंजर्वेशन का मतलब ये हो गया कि भाई एनर्जी जो है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी जो है वो ना ही बनाई जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पीस ऑफ वुड, आपका कोई स्टोन का पीस है, तो यहाँ पर क्या है, स्टैटिक एनर्जी, ये रुका हुआ है। जब ये रोल, ये कह लीजिए पीस नहीं है, बेसिकली ये एक पत्थर है बड़ा सा, ठीक है, स्टोन है, तो ये रुका हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, स्टैटिक एनर्जी है। जब इसको आपने फोर्स लगाया, ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या फॉलो हो रही है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जब आपने यहाँ पर फोर्स लगाया तब ये क्या होता है, मूव करना चालू करता है। तो जब ये मूव करना चालू किया तो क्या हुआ, इसकी जो स्टैटिक एनर्जी थी
वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, स्टैटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं जिसे, ठीक है। तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, ना कि बनी है ना ही खत्म हुई है, ठीक है। तो ये मतलब होता है एनर्जी कंजर्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सन बर्न्स व्हेन इट एंटर्स द एटमॉस्फेयर। इसमें ये कहा है कि जब कोई भी चीज अंतरिक्ष, जैसे ये आपकी अर्थ है, अर्थ से मतलब अंतरिक्ष से कोई भी चीज जब धरती पर आ रही है तो वो जलने लगती है, उसमें बर्निंग होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, इसको आप सिंपली ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोई भी आपका जैसे होता था ना, पत्थर पत्थर से आग जलाते थे, ठीक है, जो आपका स्टोनेज वाला टाइम था, तो वहाँ पे क्या होता था, फ्रिक्शन इस्तेमाल होता था। एयर में क्या है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, उसकी वजह से जब कोई भी ऑब्जेक्ट हाई स्पीड में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, एंटर करता है, तो उससे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में और जो एटमॉस्फेयर है, गैसेस है, उनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है। और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है, बर्निंग या मतलब आग लगने लगती है, एक बर्निंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो यही उसका कारण है, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन। यहाँ पर भी जो करेक्ट आंसर होगा इसका, ये होगा फ्रिक्शन की वजह से। कौन सा फ्रिक्शन? एयर फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। वो जो जलने लगता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस से धरती पर आ रहा है, एटमॉस्फेयर में अंदर आते ही उसमें बर्निंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस एयर फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। रेशियो ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी और मोमेंटम, ये किसका रेशियो है, इसकी क्या डेफिनेशन है? बेसिकली ये है मास का डेफिनेशन, दिस इज द मास। व्हाट इज द मेन फॉर्मूला फॉर टू फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को फाइंड करने का जो मेन फॉर्मूला है, देखिए एक फॉर्मूला आपने सुना होगा, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आप सभी को एक फॉर्मूला पता होगा, बट यहाँ पर मेन फॉर्मूला पूछा गया है, तो जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला तो है ही, बट जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है, तो वो होगा A इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। यहाँ पर A एक्सेलरेशन है, V है आपकी फाइनल वेलोसिटी, U है इनिशियल वेलोसिटी और T क्या है, टाइम है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला। अ टैंकर पार्शियली फिल्ड विद ऑयल, एक टैंकर है जो आपका आधा भरा हुआ है ऑयल से, इज गोइंग ऑन अ फ्लैट रोड, किसी फ्लैट रोड पे चल रहा है, विदाउट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, विदाउट विद यूनिफॉर्म, सॉरी नॉट विदाउट होगा यहाँ पर, फ्लैट रोड विद यूनिफॉर्म, नॉट विदाउट, ये हटा दीजिए, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में, ये गलती से आ गया। फ्लैट रोड पर एक ट्रक चल रहा है जिसके अंदर आधा ऑयल भरा हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब उसकी स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है। व्हाट विल बी द फ्री सरफेस ऑफ द ऑयल, जो फ्री सरफेस है ऑयल का वो किस तरीके का आपको दिखेगा, मतलब आपका ये एक तरीके का टैंकर है, इस तरीके का टैंकर हो गया, ठीक है, ये आपका मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ये आधा भरा हुआ है, तो इसका जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस मतलब ये ऊपर का हिस्सा है, वो किस तरीके का दिखेगा, ये दिखेगा पैराबोलिक कर्व में, ये इस तरीके से, क्योंकि देखिए इसके जो कॉर्नर्स है वो तो भर जाएंगे, थोड़ा सा फिल कर देगा, और ये बीच का स्पेस इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। इट लुक लाइक अ पैराबोलिक स्ट्रक्चर, या कह लीजिए पैराबोलिक कर्व की तरह आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू एक्सेलरेशन एट द टाइम एट द सेम सर्कुलर स्पीड, अगर जो सेम सर्कुलर स्पीड है तो वहां पर एक्सेलरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए वो एक्सेलरेशन जो है वो, सॉरी इसमें पूछा व्हाट हैपन टू द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पर क्या होगा एट द सेम सर्कुलर स्पीड, तो वहां पर क्या होगा, ऑलवेज प्रेजेंट होगी क्या, एक्सेलरेशन ऑलवेज प्रेजेंट होगी, एक्सेलरेशन वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज पॉसिबल टू राइट ब्लैक बोर्ड और अ पेपर, ब्लैक बोर्ड या पेपर जो है उस पर हम लिख सकते हैं कोई भी चीज, तो उस वो जो लिख सकते हैं उसका कारण क्या है लिखने का, बिकॉज एक ही कारण है इसका, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। देखिए अब जब हम लिख रहे हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं, तो पेपर पे और जो पेन है इन दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन आ रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से हम इजीली लिख पाते हैं व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या पेपर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the effective force in the movement of planetary bodies called, effective force क्या होता है planetary body के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल
पेटल फोर्स। What is the reason behind separation of a cream from the milk after कर्निंग? ये भी आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर पूछा गया है, अभी पिछले महीने या हुआ एग्जाम, उसके अंदर पूछा गया है ये। तो इसका वही सेम क्वेश्चन है जैसे आपका वो था वॉशिंग मशीन वाला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है जब आप दूध से क्रीम निकालते हैं, मलाई निकालते हैं, या जिसे कहते हैं ना मक्खन निकालते हैं, ठीक है। What is the upward movement of air called? Upward movement of air क्या कहलाती है? ये कहलाती है air current. This is called as a air current. On which principle does a rocket work? रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? उसका सिद्धांत होता है मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन के सिद्धांत पर जो है रॉकेट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is required in the oscillation of a simple harmonic motion? सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? तो यहाँ पर होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जब ऑक्सीलेशन होगा तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है दो चीज़ों की, एक होती है इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी, इन दोनों की रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है। On which principle does the spring balance work upon? स्प्रिंग बैलेंस किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ये काम करता है हुक्स लॉ पर, ठीक है। हुक्स लॉ पर काम करता है। When the speed of car is double, अगर जो उस कार की स्पीड को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, how much brake force will have to be applied to stop in the same direction? मतलब कोई स्पीड गाड़ी अगर जो 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है kmph पे, उसकी स्पीड को क्या कर दिया, डबल, मतलब 100 kmph कर दिया गया, तो उस पर कितना ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा, ब्रेक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में, मतलब जैसे मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी गाड़ी, तो स्पीड डबल कर दिया आपने, तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो ब्रेक को आपको कितना स्पीड में लगाना पड़ेगा या कितना तेजी से लगाना पड़ेगा ताकि आपकी गाड़ी जो है वो रुक सके। तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ ब्रेकिंग फोर्स है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 4 टाइम्स, 4 गुना, ठीक है। 4 गुना मतलब आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा यहाँ पर, आपको डबल स्पीड के साथ। सिंपली समझिए, स्पीड को अगर जो रोकना है तो उसके लिए आपको 4 टाइम्स स्पीड डबल कर दी, तो 4 टाइम्स आपको क्या लगानी पड़ेगी, ब्रेक लगानी पड़ेगी। 4 टाइम ब्रेक मतलब 4 गुना जोर से, मतलब जैसे आप नॉर्मली लगाते हैं स्लो स्लो, ठीक है, विद फ्यू सेकेंड्स और थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हैं, तो उस स्पीड को आपको यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। ऑन विच प्रिंसिपल डज जेट इंजन वर्क? जेट इंजन वर्क किस पे काम करता है? तो जो जेट इंजन है ये वर्क करता है आपका बेसिकली लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पर। मोमेंटम कंजर्वेशन, देखिए अभी हमने बात करी थी ना एक रॉकेट के बारे में, तो वो भी आपका मोमेंटम कंजर्वेशन पे था, और ये आपका लीनियर कंजर्वेशन, सॉरी मोमेंटम कंजर्वेशन पर है। द एंगुलर स्पीड डिपेंड्स ऑन द रेट चेंज ऑफ द, एंगुलर स्पीड जो है वो डिपेंड करती है रेट चेंज ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ये डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल बॉडी अटैच्ड एट द एंड ऑफ इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। एक स्मॉल बॉडी है, एक इन एक्सटेंसिबल मतलब जो स्ट्रिंग या कोई एक स्प्रिंग होती है ना बेसिकली, वो खींच नहीं पा रही है, मतलब एक्सटेंशन आ गया है, उसका एंड हो चुका है, वहां पर एक स्मॉल बॉडी अटैच कर दी गई, कंप्लीट इट्स वर्टिकल सर्कल, देन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाती है, वो हो जाती है कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल। कोई बॉडी है अगर जो आपकी ट्रेवल कर रही है सर्कुलर मोशन में विद अ कांस्टेंट स्पीड, इट हैज इनवर्ड एक्सेलरेशन, इनवर्ड एक्सेलरेशन, उसके अंदर इनवर्ड एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। व्हेन अ बॉडी this is body P, when a body P moves on a circular path, the centripetal acceleration is, देखिए अगर जो कोई बॉडी है वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, मतलब कोई बॉडी है ये सर्कुलर इस तरीके से मूव कर रही है, ये वाली बॉडी यहाँ पे, तो इस तरीके से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो इसके सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा ये बताना है। तो इसका जो सेंट्रल इट डायरेक्टेड इनवर्ड्स फ्रॉम P, जो P से है ना, P इन अंदर की तरफ ये मूव करेगा, थोड़ा सा इनवर्ड रहेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द
सर्कल, मतलब सेंटर है इनवर्ड, इनवर्ड की तरफ रहेगा बेसिकली, इसकी हम बात करें इनवर्ड फ्रॉम पी, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन आपका देखने को मिलेगा अंदर की तरफ, पी के अंदर की तरफ। व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन, जब एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ बदलती है तो क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वहां पे वो प्रोड्यूस होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। टोटल फ्लाइट रिक्वायर्ड एट टाइम दैट, तो दिस इज द twice the time necessary, twice 2 times basically 2 times the time necessary to reach the maximum height, दोगुना टाइम यहाँ पर चाहिए होगा, 2 times टाइम रिक्वायर्ड। पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, हमने क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में ही, प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम आपको रेंज देनी है तो 45 डिग्री का एंगल देना है, तो पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज, दिस इज, इसे कहा जाता है ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। जो ये पाथ फॉलो किया जाता है इस तरीके से, तो वो कहलाता है आपका ट्रेजेक्ट्री। वन रेडियन इज डिफाइंड टू बी एन एंगल सबटेंडेड वेयर द आर्क लेंथ एस होगा यहाँ पे, इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ सर्कल, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अ कार समटाइम्स वेयर टर्न while taking a turn, when it overturns which will leaves the ground first। देखिए जब कोई भी कार आपकी स्ट्रेट चल रहे हैं, जब आप बेंड लेते हैं पहाड़ों पर या जैसे कर्व्स होते हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं तो ऐसे कर्व लिया, तो कर्व लेने की कंडीशन में जब कार पलट जाती है तो वहाँ पर जो पहिया है, जो व्हील है बेसिकली, वो सबसे पहले कौन सा हिस्सा जो व्हील का है वो छोड़ता है अर्थ को, तो वो होता है इनर व्हील, अंदर का जो व्हील होता है इनर व्हील, अंदर का जो व्हील होता है वो छोड़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of wood is placed on the surface of, sorry, a block of wood is placed on the surface of, a force is applied, force is applied parallel to the surface to move the body, the friction developed acts as, जो फ्रिक्शन वहां पर डेवलप्ड होगा वो किस तरीके से काम करेगा, वो काम करेगा अपोजिट, इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया, जैसे ये आपका वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है, तो जो इसका फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट टू वेस्ट आपका अप्लाई होगा, ठीक है, अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड। आउट ऑफ द बेसिक फोर्सेस व्हाट इज द रैंक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के टर्म में ग्रेविटेशनल फोर्स की जो स्ट्रेंथ का रैंकिंग है बेसिकली वो है 4th रैंक पे आता है, ठीक है। The frame of reference attached to the satellite of Earth is called as, this is called as a non-inertial frame, non-inertial frame, ठीक है, this is called as a non-inertial frame। A block of mass m, कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, जो कि प्लेस किया गया है किसी एक फ्लैट सरफेस पे, एक फोर्स लगता है, फोर्स अप्लाई होता है टू मूव पैरेलल टू द सरफेस, द फ्रिक्शनल फोर्स F, यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है F, जो कि डेवलप होता है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, दैट इज प्रोपोर्शनल विद द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, सिंपली है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मास ऑफ द बॉडी, बट ये थोड़ा सा आपको रीड करना है प्रॉपरली, देन यू विल फाइंड द आंसर। द स्प्रिंग विल हैव अ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज, स्प्रिंग विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज compressed and pulled out, this is compressed, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब उसको दबा दिया जाएगा एंड उसको छोड़ दिया जाएगा, पुल्ड आउट, ठीक है, पुल्ड आउट, कंप्रेस किया गया और फिर छोड़ दिया गया, तो वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी वो अपना काइनेटिक एनर्जी, मतलब एक मूवमेंट दिखेगा एक पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम लेवल पे आपको। द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन, सॉरी दिस इज ऑक्सीलेटिंग नहीं है, यह इसे कहेंगे ऑक्सीलेटिंग, ठीक है। द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑक्सीलेटिंग पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज, तो ये क्या होगा, दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी,
देखिए आप लोगों ने घड़ी वहाँ पर देखा होगा, बहुत सारी घड़ियाँ जो लोगों के घरों में भी होती हैं, वो नहीं देखी तो क्लॉक टावर आपने आपके शहरों में डेफिनेटली देखा होगा कहीं ना कहीं, जहाँ पर एक पेंडुलम लटका होता है, जो वो एक मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो मूव करता रहता है टू एंड फ्रो इस तरीके से। ये पेंडुलम हो गया, वो इस तरीके से ये मूव करता रहता है। तो ये घड़ियों के अंदर या पेंडुलम ये है बेसिकली, तो ये वॉच के अंदर आपको काफ़ी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक क्या है, मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, एक बॉल है 10 मीटर की हाइट से गिरा दी गई नीचे। हाउ विल द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी इम्पैक्टेड, अब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है उनमें क्या इफेक्ट आएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा। अब देखिए जब बॉल गिराई गई तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक बॉडी थी, अब उसको गिरा दिया गया भाई, तो पोटेंशियल, देखिए इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इसको क्लियर करके यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। ये हाइट है 10 मीटर की हाइट है, दिस इज 10 मीटर हाइट, बॉल थी यहाँ पे, जब यह बॉल यहाँ पर थी तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, वो है मैक्सिमम, दिस इज एट दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पर, जीरो है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, जैसे ये बॉल नीचे को गिरी, ठीक है नीचे को आ रही है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, कम होने लगती है, और काइनेटिक एनर्जी जो के ई लिखा हुआ है मैंने, काइनेटिक एनर्जी क्या है, बढ़ने लगती है, क्योंकि बॉल के अंदर मूवमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलेगा काइनेटिक एनर्जी में और डिक्रीज देखने को मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, जब बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, और जब यहाँ पर गिर के रुक जाएगी तो वापस से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी वापस से मिनिमम हो जाएगी, या फिर आप कहें सिंपली जीरो हो जाएगी। क्लियर, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a body is moving along a circle with an increased speed, एक बॉडी है जो सर्कल में मूव कर रही है इस तरीके से, उसमें स्पीड बढ़ा दी गई है। इट पॉजेस विच टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, इसके अंदर किस टाइप का एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दो टाइप के एक्सेलरेशन। एक होगा जैसे दिस इज कॉल्ड एज अ दिस, यहाँ पर इस तरीके से उसे कहा जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा जाएगा एक को, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये दो टाइप के एक्सेलरेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस कंडीशन के अंदर। द मास ऑफ अ बॉडी विच इज इक्वल टू द force acting on the body, sorry not on the body, the mass of the body which is equal to the ratio of the force acting on the body to the acceleration produced by in the body, force acting on the body and to the ratio of, मतलब यहाँ पर force upon acceleration के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो ये क्या बनता है, this is called as a inertial mass, इसे कहलाते हैं inertial mass। पैसेंजर इज मूविंग बस, पैसेंजर है कोई व्यक्ति जो एक बस में बैठा हुआ है, जो बस चल रही है बेसिकली, इज थ्रोन फॉरवर्ड, वो कोई चीज़ आपकी आगे की तरफ फेंकता है। ठीक है, मतलब बस आपकी ये वाली है, बस इस डायरेक्शन में चल रही है, कोई चीज़ आपने इधर आगे की तरफ फेंकी, तो फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप, और अचानक से बस क्या हो जाती है, रुक जाती है, दिस इज ड्यू टू विच लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सॉरी फेंकती नहीं है, मतलब ये देखिए जब आप बैठे हुए बस चल रही है, सॉरी मैं आपको गलत बता गया थोड़ा सा, इसको करेक्ट करेंगे फिर से। देखिए जब आपकी बस जो है आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जब बस मूव कर रही है तो क्या हो रहा है, अचानक से बस ने ब्रेक लगाया तो आप जो यहाँ पर स्टैटिक कंडीशन में बैठे थे, आपको आगे की तरफ क्या कर देती है, पुल कर देती है, धक्का कर देती है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, कौन से लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है। तो ये लॉ ऑफ मोशन हमने बात करी थी अभी स्टार्टिंग में ही, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, लॉ ऑफ मोशन, ये आप स्टैटिक कंडीशन में थे, फर्स्ट लॉ न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है, उसके बेसिस के उसकी वजह से ये चीज़ होती है, आप स्टैटिक कंडीशन में थे, ब्रेक अप्लाई हुआ तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, बट करेक्ट आंसर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होगा, ध्यान रखेंगे इसको। इनसाइड द न्यूक्लियस two protons are held together by the force which overcomes repulsion, और इस फोर्स को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, तो ये थे हमारे जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 के। आई होप सो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे।
तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।